लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। और लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। भारत में ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने पहली बार ये चीज सजेस्ट की थी कि भारत में एक लोकपाल और लोकायुक्त नाम का पद होना चाहिए? उस कमेटी का नाम है एआरसी कमेटी। इंसान मून पर गया था, यही रीजन है हर साल 20 जुलाई को मून डे मनाते हैं, लिख लीजिएगा। तो याद रख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या हो चुका है? सेवा तीर्थ। भारत का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है या रेलवे जोन है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? इस साल टोटल 131 पद्मा अवार्ड बांटा गया। क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। 5 बांटा गया पद्म विभूषण, 13 बांटा गया पद्म भूषण और 113 बांटा गया पद्मश्री। पहली चीज आज का, रविंद्र सामंत न्यूज में चल रहे हैं। चलो चेंज कर लेते हैं। रविंद्र सामंत जी अभी देखिए ये न्यूज में चल रहे हैं, कलकत्ता के ये आपके जज रह चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के कहां के जज रह चुके हैं? कोलकाता हाईकोर्ट के ये एज अ जज पहले सर्व कर चुके थे। लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए 2026 में या दिसंबर 2025 में वेस्ट बंगाल का लोकायुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? तो आज आपके लिए क्या है? लोकायुक्त। इसको पढ़ने से पहले लोकायुक्त क्या होता है हम पहले एडवांस में देख लेते हैं, फिर मैं न्यूज कवर कराऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एक होता है बेटा आपका लोकपाल, एक होता है आपका लोकायुक्त। दोनों में डिफरेंस नहीं है। लोकपाल ये एक पद है यानी कि पोस्ट है जो कि केंद्र सरकार, केंद्र में होता है। और लोकायुक्त क्या होता है? ये सेम पद है। लोकपाल स्टेट लेवल पे कहलाता है, लोकायुक्त ये भी एक पोस्ट है। ये कहां सर्व करता है? स्टेट्स के लिए। यानी भारत में जितने राज्य होंगे उतने लोकायुक्त हो जाएंगे। हो सकता है कुछ राज्य अपना लोकायुक्त स्टैब्लिश नहीं किए हैं। अब इनका काम क्या है? ये तो हो गया पोस्ट। इनका काम है, सबसे पहली चीज मोटो क्या था भाई? ये पद बनाए क्यों गए हैं? एंटी करप्शन भारत को बनाना है। भारत को क्या बनाना है? एंटी करप्शन। यानी कि ये कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी पद, कोई भी आईएएस ऑफिसर, कोई भी इंसान अगर करप्शन कर रहा है तो करप्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किनकी है? नेशनल लेवल पे जिम्मेदारी हो जाएगी लोकपाल की, स्टेट लेवल पे हो जाएगी लोकायुक्त की। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता कि भाई लोकपाल और लोकायुक्त को, ये जो पद है इसको कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सा एक्ट पास किया है? तो आपको याद रखना है, एक्ट हो जाएगा 2013। और एक्ट का नाम क्या हो जाएगा? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। मतलब हमने एक नियम पारित किया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसके थ्रू ये दोनों लोगों को कंट्रोल किया जाता है, इनकी पोस्ट की। तीसरी चीज, इसी साल के यूपीएससी, अब देखो आप यहां अलग अलग एग्जाम, कोई यहां पर एनटीपीसी कर रहा है, कोई यहां एसएससी कर रहा है, कोई यहां बैंकिंग कर रहा है, कोई यहां डिफेंस की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सारे के सारे एग्जाम में बेटा करंट अफेयर यही रहने वाला है, जीके आपका यही रहने वाला है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए, इसी साल के यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकपाल बनने की न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज क्या है? तो 45। ये चीज आपको भूलना नहीं है। मिनिमम एज टू बिकम लोकपाल इज 45। क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते? अच्छा ये याद रखना, वैसे इसकी स्टेट्स पर डिपेंड करेगी। लोकायुक्त की मिनिमम एज हर एक राज्य का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई किसी राज्य ने 35 रखा है, किसी राज्य ने 40 रखा है, तो वो उसका क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने वाला। लेकिन पूछेगा क्या? लोकपाल की मिनिमम एज क्या है? 45। क्या क्वेश्चन टेन्योर के ऊपर नहीं पूछ सकता? टेन्योर, जिसका इंग्लिश कमजोर होगा, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, कि कितने साल तक का इनका कार्यकाल होता है? 5 ईयर्स। दोनों का टेन्योर क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स। बाकी चीजें हम डिटेल अंदर देख लेंगे, ठीक है? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। ये सारे लोगों का क्लियर हो गया। आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हमने देखा था वेस्ट बंगाल का लोकायुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? रविंद्र समंत। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, लोकायुक्त जनरली पूछेगा नहीं सेंट्रल लेवल की एग्जाम में। आपको ये न्यूज में क्या चल रहा है? लोकायुक्त। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि वेस्ट बंगाल का लोक आयुक्त किसे अपॉइंट किया गया है। हाँ, लोकायुक्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त का पद क्या होता है, लोकायुक्त का टेन्योर क्या होता है। लोकायुक्त ये जो हमारा पद है, भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त पद स्टैब्लिश किया था? महाराष्ट्र, लिख लीजिएगा।
पूरे भारत में पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था, जिसने लोकायुक्त के पद को स्थापित किया था। क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आपको एक और चीज याद रखना है, लोकायुक्त का क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता क्या कि लोकायुक्त का मतलब क्या है? पीपल्स प्रोटेक्टर, मतलब लोगों के साथ जो करप्शन किया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला। पक्का, पीपल्स प्रोटेक्टर। क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा सकता कि लोकपाल या लोकायुक्त ये जो पद है, हमने किस देश से, दुनिया का पहला देश कौन था जिसने लोकपाल को स्टैब्लिश किया था? स्वीडन दुनिया का पहला देश था। लेकिन याद रखना, लोकपाल को इंग्लिश में ओम्बड्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम्बड्समैन। तो आपको याद रखना है ओम्बड्समैन। क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता कि ये जो पद है कैसा पद है? संवैधानिक पद है या स्टैट्यूटरी पद है? तो आपको याद रखना है ये जो पद है लोकपाल या लोकायुक्त, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब अगर किसी को स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, ऐसी बॉडी जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट के द्वारा बनाया है। याद रखिएगा, ये पोस्ट को किसने क्रिएट किया है? पार्लियामेंट ने। उसी को कौन सी बॉडी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखिएगा इसको, नोट डाउन। मैं ना फिर से कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाए। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसका मतलब क्या है? लोकपाल को हमने संविधान के अंदर मेंशन नहीं किया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। एग्जाम के लिए ये भी याद रखना है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज ए स्टैट्यूटरी पोस्ट। अगला देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता कि भाई ये देखिए, वेस्ट बंगाल का कौन अपॉइंट किया गया? लोकायुक्त। कौन ने अपॉइंट किया? गवर्नर। लिख लीजिएगा, लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। और लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट का नाम स्टेट लेवल पे क्या हो जाता है? गवर्नर। यानी राज्य का प्रेसिडेंट कौन हो जाता है? गवर्नर, राज्यपाल। अगला देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, लोकपाल हो या लोक आयुक्त हो, दोनों को अपॉइंट, लोकपाल को अपॉइंट अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। लेकिन याद रखना, ये भले ही अपॉइंट करते हैं लेकिन नाम सजेशन कौन करेगा? सजेस्ट कौन करेगा? यानी रिकमेंडेशन कौन देता है? रिकमेंडेशन देने के लिए एक अलग से कमेटी होती है। दो कमेटी होती है, राज्य में भी अपनी अलग की से कमेटी होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं? टोटल 4 सदस्य होते हैं, चारों याद रखना है। लोकपाल के लिए अलग से जो कमेटी होती है उसको सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं। कौन सी कमेटी? सिलेक्शन कमेटी। अब ये सिलेक्शन कमेटी में 4 सदस्य होते हैं, चारों याद कर लीजिए। एक होता है बेटा आपका प्रेसिडेंट, पक्का। एक होता है आपका स्पीकर, नहीं प्रेसिडेंट नहीं होता, पीएम होता है। पीएम, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन? हाथ खड़ा करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है लोकसभा में अभी? राहुल गांधी। पता होना चाहिए, जिसको एलओपी कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और आखिरी हो जाएगा सीजेआई। अगर किसी को सीजेआई का मतलब नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा, फुल फॉर्म क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, इतना चीज लिख लो। सुप्रीम कोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? सीजेआई। और अभी हमारा सीजेआई कौन है? सूर्यकांत। सूर्या भाई तो अपना T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का कैप्टन है, याद रखिएगा। सूर्यकांत अभी हमारे सीजेआई है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरी क्लास पहले कर चुकी है उन लोगों के लिए बहुत आसान है। लोकायुक्त की भी सिलेक्शन कमेटी होगी, लेकिन आपको केवल ये याद करना है, ऑटोमेटिक उधर का याद हो जाएगा। एक बात बताइए, पीएम को राज्य में क्या बोलते हैं? सीएम। मतलब इनकी सिलेक्शन कमेटी में सीएम हो जाएगा। यहां पर स्पीकर है, स्पीकर कहां का होता है? लोकसभा का। तो लोकसभा का राज्य स्तर पर नाम क्या होता है? विधानसभा, यानी कि इंग्लिश में एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पे भी स्पीकर था, यहां पे भी स्पीकर रहेगा। यहां पर तीसरा आदमी कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन, यहां पे भी रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। यहां पर चौथा आदमी कौन है? चीफ जस्टिस। कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। मतलब आपको केवल एक चीज याद रखनी है, दूसरी तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। पक्का? ये हो चुका हो तो अब वापस आ जाते हैं। डन। अब देख लेते हैं, टेन्योर हमने देख चुका है, रिटायरमेंट है जो हमने देख चुकी है, लोकायुक्त का एक्ट हमने देख चुका है, महाराष्ट्र पहला राज्य है हमने देख चुका है। एक चीज आपकी छुट्टी थी, वो है ये, बस आखिरी चीज। भारत में ऐसी कौन सी कमिटी है जिसने पहली बार ये चीज सजेस्ट की थी कि भारत में एक लोकपाल और लोकायुक्त नाम का पद होना चाहिए? उस कमेटी का नाम है एआरसी कमेटी। लिख लीजिएगा, एआरसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
कमीशन। पक्का, ये चीज याद रखनी है। और उसका चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबको पता होगा, भारत के सबसे बूढ़े या उम्रदराज प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पीएम रह चुके हैं। वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। आवाज मेरे ख्याल से बहुत क्लियर होगी, सब लोग एक बार मुझे बता देंगे। आवाज एकदम क्लियर है? लोकपाल मैंने बता दिया है। अच्छा हाँ, एक आखिरी चीज और। लोकपाल आप हमेशा सोचते हो एक आदमी होता है, वैसे तो सही बात है, लोकपाल हमेशा चेयरमैन को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन लोकपाल ना एक आदमी स्पेसिफिक नहीं होता। हमको कभी भी लोकपाल का मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि भैया एक ही आदमी रहेगा। लोकपाल एक कमेटी है जिसमें टोटल, याद रखिएगा, 8 मेंबर्स हो सकते हैं। आखिरी लिख लीजिएगा, लोकपाल एक बॉडी होती है जिसमें अधिकतम यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 8। और उसका एक चेयरमैन होता है, उसको लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के बारे में हमने देख चुका है। एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा, ये वाली, क्या लोकपाल को रीअपॉइंट किया जा सकता है? नहीं। और क्यों नहीं किया जाता ये मैं बताता हूं। आपने देखा है कभी भी अगर एक ही लोकपाल बार बार रीअपॉइंट करेंगे, हो सकता है कि भाई एक लोकपाल को हमने अपॉइंट किए और उसकी दोस्ती हो गई पीएम के साथ या बड़े बड़े लोगों के साथ, नॉर्मल सी बात है। तो उनकी दोस्ती ना होने पाए, कुछ ना होने पाए, इसलिए रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है, बार बार लोकपाल चेंज किए जाते हैं। लोकायुक्त भी रीअपॉइंट नहीं होता है अधिकतर राज्य में। कोई स्पेसिफिक राज्य अपना नियम बदल दे तो अलग बात है। ठीक है, एक आखिरी चीज और, ये जो 8 सदस्य है इसमें भी नियम है, इसको भी ब्रेक डाउन करो। 8 टोटल मेंबर्स होते हैं कहां? लोकपाल में। 4 मेंबर, ये नियम है कि ज्यूडिशियरी से होने चाहिए। अगर कोई इंसान जिसको ज्यूडिशियरी नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, कोर्ट को कहा जाता है। मतलब 4 सदस्य कोर्ट से होने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। और रिमेनिंग जो 4 सदस्य बच गए उनको 50% रिजर्वेशन दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी, ये कम्युनिटी से होंगे। मैंने ना सब खोल के रख दिया लोकपाल। इसके अलावा लोकपाल से कठिन क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। यू आर ऑल सेट टू गो। चलिए आज कोट ऑफ द डे दे देते हैं, सब लोग लिख लो। एक कोट लेते रहा करिए, ठीक है? आपको याद करते रहना चाहिए, आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। वैसे इंटरव्यू में ऐसे कोट्स काम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। लिखिए, वॉरेन बफेट ने कहा था एक बार, द क्विकेस्ट वे टू बिकम पुअर, द क्विकेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो दैट यू आर रिच। मतलब अगर आपको सबसे जल्दी से अगर गरीब बनना है तो लोगों को यह दिखाना चालू कर दीजिए कि आप अमीर है। मतलब पैसे खर्च करेंगे, कार खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, पैसे हद से ज्यादा लोन ले लेके खरीदेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, मतलब लोन तो चुका ही नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको अमीर बनना है, ना कि लोगों को दिखाना है कि दैट यू आर रिच। चलिए फिलहाल अगला देख लेते हैं, न्यूज नंबर 2। रिसेंटली चाइना ने ना एक मिशन परफॉर्म किया था, उस मिशन का नाम है चैंग 6 मिशन। इस मिशन के तहत उन्होंने मून के साउथ पोल पे, मून के साउथ पोर्शन में लैंडिंग की। पक्का। और वो उन्होंने अपने मिशन में एक चीज डिस्कवरी की है, वहां पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल्स पाए गए हैं। मतलब हमको क्या पता चला है रिसेंटली, मून में क्या पाया गया है? आयरन ऑक्साइड। बस ये आप याद रखिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? किस देश के, कौन सा मिशन था चाइना का जिससे मून पर आयरन ऑक्साइड की डिस्कवरी की गई, खोज की गई? आंसर क्या होगा? चैंग 6 मिशन। मतलब इसके पहले 5 मिशन और परफॉर्म किए जा चुके थे, ये 6वां मिशन है चाइना का मून पर। पक्का। कहां पर लैंड किया गया? साउथ पोल पे, मून के। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, मून की बात चल ही रही है तो मून पे अब तक टोटल 12 इंसान जा चुके हैं। 12 से ज्यादा लोग आज तक नहीं गए। लास्ट इंसान जो मून पर गया था वो ईयर था 1972। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने आदमी को भेजा था किस ईयर में भेजा था? 1972। क्या पता आपको क्वेश्चन पूछ ले पहली बार कब भेजा गया था? 1969। ठीक है, पहला आदमी कौन गया था ये सबको ही पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। डन। हो गया। एक काम करते हैं, मून के बारे में हो सकता है, देखो मून आपका कौन से सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। सोलर सिस्टम आता है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मून के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, मून क्या है? इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। याद रखिएगा, मून को क्या कहा जाता है?
नेचुरल सैटेलाइट किसका? अर्थ का। क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट किसे कहा जाता है, मून को या सन को? आंसर क्या हो जाएगा? मून को। दूसरा फैक्ट, मून और अर्थ के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 किलोमीटर्स। पक्का? अब आपको यह भी याद रखना है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, मून किसको रिवॉल्यूशन करता है? मून रिवॉल्व किसको करता है? अर्थ को, यह पता है? और ये मान लीजिए अर्थ है और इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है क्या? मून। पक्का? अब रिवॉल्यूशन भी ऐसा नहीं करता, थोड़ा ऐसा करता है लंबे में। तो इंसान क्या होगा, ऐसा करते 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 ये सबसे दूर वाला पॉइंट हुआ और ये सबसे पास वाला पॉइंट हुआ। देखा? मतलब ऐसा कोई समय आता है जब हमारा अर्थ का और मून का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। ऐसा भी समय आता है जब मून का और अर्थ का डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बस इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं। मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, इसको क्या हम लिख सकते हैं दूसरे भाषा में कि भाई जब मून हमारे अर्थ के सबसे पास में होता है उस चीज को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पेरिजी। लिख लीजिएगा, ये पेरिजी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। पेरिजी का मतलब क्या? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी कि अर्थ से जब सबसे दूर होता है मून तो उसे क्या कहा जाता है? एपोजी। APOGEE, एपोजी। आपको यह भी याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है? एपोजी किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा मून। पेरिजी किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा मून। पक्का? ये तो आपके एनालॉजी में भी बन सकता है। आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, एक रीजनिंग का, रीजनिंग सारे लोग पढ़ रहे होंगे, एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं एनालॉजी का। वहां पर बोलेगा एपोजी मून। पक्का? दूसरा डाल देगा एपहेलियन क्या? सन। पक्का? सन हमारे धरती से जब दूर रहता है उसको एपहेलियन कहा जाता है, और जब पास रहता है सन हमारे धरती के उसको पेरीहेलियन कहा जाता है। अब मैं बताता हूं याद कैसे रहेगा। अरे भाई, लैटिन भाषा में हेलियन का मतलब सन होता है। पक्का? ये भी लिख लेना, एपहेलियन और पेरीहेलियन। यहां के यहां आपका सब कुछ खत्म। अब बताता हूं, कंफ्यूजन सोचो कितना ज्यादा होने वाला है। पेरीजी, एपोजी, एपहेलियन, पेरीहेलियन, कौन सा दूर कौन सा पास याद ही नहीं आएगा। इसलिए एक ट्रिक बना लेते हैं। इधर देखिए, पी से पेरीजी, पी से पास। अगर हमारा मून हमारे पास में है तो वो शब्द को क्या कहेंगे? पेरीजी। और अगर दूर है मतलब अवे है, बहुत दूर है, अवे मतलब दूर, तो ए से अवे, ए से एपोजी। ये सेम चीज यहां पे भी काम करेगी। एपहेलियन दूर है, पेरीहेलियन पास है। पक्का? इतनी चीज कर चुके हैं। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, मून के टोटल बेटा 8 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 8 फेजेस। डिटेल में नहीं जाएंगे, चलो एक दो फेज बता देता हूं। आपने देखा होगा, आपने देखा है कभी मून ऐसा दिखता है? पाकिस्तान के झंडे में ऐसे ही तो मून होता है आधा वाला। इसको बोलते हैं बेटा क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून। तो ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं। आपने हमने ऐसा मून भी तो देखा है, फुल मून। इसको क्या बोलते हैं? फुल मून। तो ऐसे टोटल 8 फेजेस होते हैं। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल मून के कितने फेजेस होंगे? 8 फेज। हमको कभी भी मून का केवल 61% हिस्सा दिखता है। कितने परसेंट हिस्सा दिखता है? 61% हिस्सा दिखता है। पक्का? ये भी चीज याद रखनी है। और आखिरी चीज बता देता हूं, स्टडी ऑफ मून। स्टडी ऑफ मून, इसको सेलेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। अब बेटा ये सबको पता होगा, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अब बस इसके पहले डिपेंड करेगा क्या लिखा हुआ है। अगर यहां पर मैं कहता लिम्नोलॉजी किसको बोलते हैं? लिम्नो का मतलब ही लैटिन में लेक होता है। स्टडी ऑफ लेक, लिम्नोलॉजी लिख लेना, ये भी क्वेश्चन आके गया है। लिम्नोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लेक। अच्छा, पहली बार 20 जुलाई 1969 में इंसान मून पर गया था। यही रीजन है हर साल 20 जुलाई को मून डे मनाते हैं। लिख लीजिएगा, 20 जुलाई को हर साल क्या मनाते हैं? मून डे। मतलब सोच के देखिए, एक न्यूज के लिए बेटा ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ खोल के रख दिए। मून के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। पक्का? एक चीज और बता देता हूं,
ये हो चुका है ना? मेरे ख्याल से ये सारे फैक्ट्स मैंने लिखे होंगे। अच्छा, ये लिखा ही है। अरे भाई साहब, चलो ठीक है। आपको ये याद रखना है, मून का जो बेटा रीजन है, फ्लैट रीजन, आप मून पे जाओगे, मून की भी तो जमीन होगी, वो जमीन को क्या कहा जाता है? मारिया। लिख लो, मून पे जो लैंड पाया जाता है उस लैंड को क्या कहा जाएगा? मारिया। डिस्टेंस मैंने बता दिया, मून की ग्रेविटी लिख लीजिए 1/6। अब तक कितने एस्ट्रोनॉट गए हैं? 12। मून, अच्छा आपको एक बात पता है, मूनलाइट, मूनलाइट पता होगा ना? मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। मून क्या करता है, जो सूरज की रोशनी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो जो भी सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करेगा उसका केवल 12% रिलीज करता है। मतलब मूनलाइट कितनी रिफ्लेक्ट कर पाता है? 12%। ये वाला क्वेश्चन नहीं के बराबर आने वाला है। स्टडी हमने देख चुके हैं, क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। अब आपको केवल दो चीज बतानी है, वो ये मैं समझा देता हूं। मेरे ख्याल से आपको पता होगा रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच का फर्क। पक्का? पंखा क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और परिक्रमा अगर हम करेंगे, मतलब मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। पक्का? रोटेशन समझ में आ गया? मतलब अगर आप जगहों पे घूमेंगे तो क्या होगा? रोटेशन। किसी के चक्कर घूमोगे तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन। इतना अगर समझ गया हो तो बात खत्म। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पता है सिनोडिक मंथ, साइडरल मंथ, ये सब एकदम चारों खाने चित्त हो जाते हैं जब जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, मून क्या है? अपना खुद का चक्कर मारता है, खुद रोटेट करता है अपने एक्सिस में। तो उसको, उसके रोटेशन पीरियड को कहा जाता है, उसको रोटेशन के पीरियड, मतलब खुद के चक्कर लगाने में मून को टोटल बेटा 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27.3 डेज। इसको कहा जाता है साइडरल मंथ। साइडरल मंथ। पक्का? मतलब लगभग एक महीना ही तो लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? साइडरल मंथ। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? मून का साइडरल मंथ कितने दिन का होता है? आंसर क्या हो जाएगा? 27 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? उसको रोटेशन के लिए कितना समय लग रहा है? 27 दिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब बेटा मून धरती के भी तो चक्कर लगा रहे हैं, मतलब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो रिवॉल्यूशन पीरियड जो है किसका? मून का, वो करता है 29.5 डेज में। 29.5 दिन लग जाते हैं इसको धरती के चक्कर काटने में। इसी को सिनोडिक मंथ कहते हैं। सिनोडिक मंथ। आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। अब ये ज्योग्राफी का इतना चीज आपका कवर हो गया। मून का हमने सब कुछ कवर कर लिया। पक्का? मून पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको रिगोलिथ कहा जाता है। रिगोलिथ। ये हो गया आपका पीएचडी। चलिए अगला देख लेते हैं। आज की थर्ड न्यूज है, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस था, यानी कि जिसको पीएमओ कहा जाता है, उसका रीनेम, मतलब नाम चेंज हो गया। अब हम उसको पीएमओ नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। तो याद रख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या हो चुका है? सेवा तीर्थ। अच्छा, हम जितने भी अंग्रेजी नाम हैं, जितने भी इधर उधर आड़े टेढ़े नाम है, सबको चेंज कर करके क्या कर रहे हैं? हिंदू नाम देते जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ऑफिस का नया नाम क्या हो जाएगा? सेवा तीर्थ। अब हमने इसी साल देखा था, आंध्र प्रदेश में जो राजभवन था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिए? लोक भवन। मैंने पिछली बार बताया था, राजभवन किसके हाउस को कहते हैं? गवर्नर। गवर्नर को जो घर रहने के लिए मिलता है उसको राजभवन कहा जाता है। तो भारत का पहला राज्य जिसने गवर्नर के घर का, पूरे भारत में 28 राज्य है, 28 गवर्नर है, गवर्नर के घर को क्या कहते हैं? राजभवन। भारत का पहला राज्य जिसने लोक भवन नाम रखा, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इतनी चीजें याद रखनी है। प्रधानमंत्री की बात चालू है तो न्यूज में कुछ प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। जापान का नया पीएम कौन है? सना तकैची। सना तकैची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, भूलना नहीं है। पहला नाम में ही लग गया, इससे बड़ी न्यूज पूरे साल की नहीं थी। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। बाकी छोड़ दीजिए। अब एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड 3 आर्टिकल है, तीन के तीनों आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, संविधान के अंदर जो नियम है उसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम 3 आर्टिकल देखेंगे। 74, 75, 78, बस ये 3 आर्टिकल है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बस ये 3 आर्टिकल से आएगा।
इसके बाहर जा ही नहीं सकता। पहला आर्टिकल है 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पक्का, क्लियर। दूसरे नंबर पे है पीएम, और तीसरे नंबर पे है पीएम की ड्यूटी। खत्म। याद रखने का तरीका देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर के अंदर बेटा एक मीनिंगफुल वर्ड है, मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। मिनी में कितने लेटर? 4। बेटा जहां 4 दिखेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टिक कर देना। बस मैं बोल रहा हूं मिनिस्टर के अंदर मिनी छुपा हुआ है। सेम तरीके से प्राइम मिनिस्टर के अंदर प्राइम आ रहा है। प्राइम में कितने लेटर है? 5 लेटर है। क्लियर? यानी हम प्रश्न के अंदर ही उत्तर खोज सकते हैं। अब मैं बोलता हूं हमेशा लेटर काउंटिंग हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। बिना लेटर काउंटिंग के भी ट्रिक बनानी चाहिए। अब 78 में ड्यूटी में तो 4 लेटर आ रहा, लेकिन यहां 8 है। इससे बेहतरीन ड्यूटी से आपको क्या याद आता है? अब आप लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो। सरकारी नौकरी की आप ड्यूटी जब करोगे कितने घंटे की रहती है? 8 घंटा। तो बेटा ड्यूटी से केवल 8 याद आना चाहिए। तो मैं बस बोल रहा हूं प्रश्न के अंदर ही उत्तर बनाने की कोशिश करिए। आपको यह पता होना चाहिए कब लेटर काउंट कर रहे हैं या कब हमारी दूसरी स्टोरी चल रही है। प्राइम में कितने लेटर? 5। उससे भी अच्छा तरीका बता देता हूं। आपके मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और उनकी एज रियल में 75 साल है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या हो जाएगा? 75। क्लियर बेटा? ये सब ना बहुत इजी आर्टिकल्स है। एग्जाम में सबसे कॉमन क्वेश्चन आपका 74 से आता है, उसको स्टार कर लो, उसको भूलना नहीं है। अब आपको याद रखना है, अगर कभी किसी ने पूछ लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, तो आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम। पक्का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? 81। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? 81 आज के टाइम पे। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा। जब वो ये पूछेगा ना, चलो एक नया पेज बना लेते हैं। क्या पूछेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताओ कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर 81 तो वो मैंने निकाल के बता दिया, लेकिन आपको ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहेंगे। वहां ऑप्शन रहेगा 15% ऑफ लोकसभा या 15% ऑफ राज्यसभा। तो याद रखना 15% ऑफ लोकसभा सही आंसर है। ये है आपका आंसर, लिख लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? लोकसभा की जितनी भी सीट है उसका 15%। तो लोकसभा की अभी सीट कितनी है? 542। चलो कैलकुलेशन करने के लिए इसको राउंड अप कर देते हैं, 540। 540 का 10% कितना हुआ? 54। 54 का आधा कितना हुआ? 27। 54 हुआ 10% और 27 हुआ 5%। टोटल कितने हो गए? 15%। 54 और 27 कितना हुआ? 81। ये मैंने ऐसे निकाल के दिखाया था। ये बेटा पटपट निकालते आता है ना, परसेंटेज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए फिर। ये पक्का पता चल गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 15% ऑफ द लोकसभा। एक बार एग्जाम में बता देता हूं कठिन क्वेश्चन क्या पूछा था। ये जो नियम है कि 15% लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा, इससे एक सीट भी ज्यादा नहीं हो सकती। पक्का? क्वेश्चन पूछा था ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आया? 91st अमेंडमेंट एक्ट। ये भी लिख लो, मतलब हमने संशोधन किया होगा। कौन से नंबर का संशोधन था? 91st। 91st अमेंडमेंट एक्ट। ये वाला मत भूलना बेटा, मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाते हैं। पॉलिटी, हमने ज्योग्राफी भी डिस्कस कर लिया, हमने पॉलिटी भी डिस्कस कर लिया। चलिए अब आ जाएगा चौथा। इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन चुका है। इससे बड़ा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। मतलब हमारी जो इंडियन रेलवे चलती है वो ज्यादा से ज्यादा कौन किस पे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी पे। पक्का समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन पे दुनिया का सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश हो जाएगा? भारत देश। अच्छा हमारा टारगेट क्या था? हमारा पता है भारत सरकार का टारगेट क्या है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करना 2030 तक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टारगेट लिख लीजिए 2030 तक 100% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे हम। अब रेलवे के बारे में कुछ तथ्य देख लो। भारत में पहली बार रेलवे कब चली? 1853। डेट क्या था? 16 अप्रैल। पक्का? उस ट्रेन में टोटल डब्बे कितने थे? 14। ये हालांकि 14 डब्बे नहीं पूछेगा। हाँ आपके एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, बता देता हूं कि 2016 में आपके एनटीपीसी ने क्या पूछा था। पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, उसमें टोटल कितने इंजन थे? याद रखिएगा 3। ये प्रश्न पूछा गया है।
मैं बोलता हूं क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकता, 3 इंजन के नाम पूछ ले, तीनों इंजन के नाम भी यूपीएससी ने एक बार पूछ चुका है। मैं तीनों इंजन के नाम बता देता हूं, ये लिख के हो गया हो तो। तीनों इंजन के नाम याद रखना बहुत इजी है, हो गया। हाँ बेटा वैष्णवी, लास्ट पेज आपको देखना है, मैं दिखा देता हूं, ये हो गया है। लास्ट पेज एक बार देख लीजिए। ये वाला चीज बेटा इतने डिटेल में मैंने सोचा नहीं बताता, कंफ्यूजन होगा। बाकी अगर आप लास्ट वाला ये वाला पेज देख रहे होंगे, यही वाला पेज चाहिए आपको, कोई चीज नहीं समझी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से रेलवेज का सारा चीज क्लियर हो गया है। मैंने आपको रेलवे के बारे में क्या क्या बता दिया है। पहली बार ट्रेन कब चली, 16 अप्रैल 1853। दूसरा हमने क्या देखा, टोटल नंबर डब्बे कितने थे, 14 डब्बे थे। कितने इंजन थे, 3 इंजन थे। आपके यूपीएससी ने एक बार पूछा था, आपको मैं क्या बता रहा था, हाँ एक बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि पहली बार ट्रेन जब चली थी कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। कहां से कहां चली थी, मुंबई से थाने, मुंबई टू ठाणे। मतलब भारत की पहली ट्रेन महाराष्ट्र में चलाई गई थी। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन क्यों नहीं पूछा जा सकता, विक्टोरिया, विक्टोरिया टर्मिनस। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन था जिसका आज नया नाम क्या है, विक्टोरिया का नाम चेंज कर दिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सीएसएमटी। पक्का। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, इसका पुराना नाम क्या था, विक्टोरिया। 18 रेलवे जोन है भारत में, कितने रेलवे जोन है, 18। मैं बोल रहा हूं याद करने का तरीका बताता हूं कैसे होगा। आपको मैप बनाना है मेरे जैसे, मैप नहीं मतलब डायरेक्शंस बनाने हैं। सारे रेलवे जोन डायरेक्शन के नाम पर होते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पक्का यही है। अच्छा ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये क्या है, सेंटर। मतलब 5 रेलवे जोन एक बारी में याद करेंगे। ये है सेंट्रल रेलवे जोन, कौन सा जोन, सेंट्रल रेलवे जोन। नॉर्थ रेलवे जोन का क्वेश्चन क्या पूछेगा, हेडक्वार्टर का है। मैं बोलता हूं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी याद है। नॉर्थ में कौन सी सिटी है, दिल्ली। साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, और वेस्ट में मुंबई। जिनको नहीं पता था मैं बताना चाहूंगा, ये 4 सिटियों को मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। कौन सी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। वन ऑफ द कंडीशन या वन ऑफ द हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन फुलफिल करनी होती है, क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जिसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। ऐसी सिटी जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ हो या इससे ज्यादा हो, उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। 4 मेट्रोपॉलिटन पूरे भारत में सिटी है। चारों के डायरेक्शन मैंने बता दिया, और ये आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। क्या है, मुंबई में। पक्का। 5 रेलवे जोन्स अगर हो गए हो तो अगले 4 में फिर बताता हूं। हो गया, डन। अब 4 रेलवे जोन फिर से आपका बनेगा ऐसा। ये दूसरा मैप बनाना है। ये कौन सा डायरेक्शन है अब आपको बताना है, कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ के बीच में है, मतलब नॉर्थ सेंट्रल। पक्का। ये कौन सा हो जाएगा, साउथ सेंट्रल। ये हो जाएगा ईस्ट सेंट्रल। ये हो जाएगा वेस्ट सेंट्रल। पक्का। नॉर्थ सेंट्रल का रेलवे जोन आता है इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल का आता है सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल का आता है हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल का आता है जबलपुर। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद रखने का तरीका। नॉर्थ सेंट्रल में बाद है, साउथ सेंट्रल में बाद है। नॉर्थ साउथ तो एक साथ देखते हो। यहां पे भी पुर है, यहां पे भी पुर है। पक्का। पुर ईस्ट वेस्ट में है, बाद बाद नॉर्थ साउथ में है। इलाहाबाद सिकंदराबाद हाजीपुर जबलपुर। हाजीपुर कहां आता है, बिहार। ये कहां आता है, मध्य प्रदेश। इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज। मैंने नया नाम नहीं लिखाया ताकि ये बात बात कॉमन लगे, आप इजी हो जाए। ठीक है। अब एक काम करते हैं, टोटल 5 + 4 कितने हो गए, 9। एक है कोंकण रेलवे। अब भाई कोंकण रेलवे का आपका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, नवी मुंबई। टोटल कितना हो गया, 10। चलो एक काम करते हैं, भगवान के नाम पे 11 कर लेते हैं, बाकी चीजें आपका होमवर्क रहेगा। 11th रेलवे जोन जो कि सबसे टफ लगता है लोगों को, वो हो जाएगा आपका SECR। कोई मुझे बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। मतलब ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट सेंट्रल यहां आएगा। साउथ और ईस्ट के बीच में, और उसमें भी बीच में होना चाहिए। साउथ ईस्ट तो यहां आ जाएगा ना। पक्का। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहां वाला जो हेडक्वार्टर है वो किसको दिया गया है,
वैसे एक बात बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र की सबसे फेमस सिटी, महाराष्ट्र का सबसे फेमस जिला एसईसीआर के अंदर आता है, गोंदिया। आपको पता है? कितने लोगों को नहीं पता? सबको पता है ना बेटा, महाराष्ट्र में रह रहे हैं अपन। गोंदिया, गोंदिया से कौन आते हैं आपके? सुमित सर। सुमित सर सबको मालूम है ना बेटा? हाँ, ये याद रखना, गोंदिया सिटी का निकनेम क्या है? राइस सिटी। क्या नाम है? राइस सिटी। इसको लेक सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। और ये कोई आपको अचंभित नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, निकनेम्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि एसईसीआर का हेडक्वार्टर कहां है। ये तो मैंने याद रखने के लिए बता दिया कि आपको एक एरिया पता होगा ना कि ये जोन कहां आता है, तो याद रहेगा। पहले तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा महाराष्ट्र है। बेटा मैं पैसे ही बनाया हूं मैंने, ठीक है? ये हमारा महाराष्ट्र है, हम अभी यहां पुणे में यहां कहीं हैं, ठीक है? महाराष्ट्र का ये नीचे यहां पर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये आपका सबसे पूर्वी छोर पे जो जिला आता है ये है गोंदिया। इसके ऊपर है मध्य प्रदेश, यहां से चालू होता है छत्तीसगढ़। सिर्फ मैं मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गोंदिया के इधर हल्का सा जाओगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कहां है छत्तीसगढ़ का? मैंने बेटा पॉलिटी में कवर कराया था। जनरली हाईकोर्ट कहां होता है? कैपिटल सिटी में होता है। कैपिटल सिटी में होता है, लेकिन बड़े मुश्किल से भारत में 3 या 4 राज्य है जहां पर उसका हाईकोर्ट उसके कैपिटल सिटी में नहीं है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। लेकिन इसका हाईकोर्ट रायपुर के अंदर है ही नहीं, बिलासपुर में है। कहां है? बिलासपुर। तो लिख लीजिए, बिलासपुर में एसईसीआर, एसईसीआर का हेडक्वार्टर है। और बिलासपुर क्या है छत्तीसगढ़ का? ज्यूडिशियल कैपिटल। या आपने कभी शायद सुना ना हो, लेकिन ज्यूडिशियल कैपिटल किसको बोलते हैं? उस राज्य का हाईकोर्ट उस सिटी में रहा तो उसको ज्यूडिशियल कैपिटल बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र का ज्यूडिशियल कैपिटल क्या है? मुंबई, क्योंकि मुंबई में हमारा हाईकोर्ट है। डन। चलो अब अगला देख लेते हैं। रेलवे जोन्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं रेलवे में पढ़ने के लिए। देखो बेटा एक बात बता रहा हूं, ये एक क्लास में पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम ही खत्म हो गया। हमने रेलवे जोन्स देख लिया, हमने रेलवे की थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली। हिस्ट्री में एक और चीज बची है वैसे तो। इंडिया में रेलवे का फादर किसको बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी, लिख लेना। लॉर्ड डल हाउजी। हाउजी तो बेटा आप वो खेलते होंगे पत्ते उत्ते गेम, हाउजी है ना कोई? अच्छा, नंबर्स का रहता है, कोई एक गेम होता है, चलो देख लेना, डलहौजी। फिलहाल बात करते हैं, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया है जिसका नाम है अर्जुन। क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल करंट अफेयर से। किस रेलवे स्टेशन में? वाइजैक, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम। कहां आता है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश। तो आपको रेलवे का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट भी याद रखना है। दूसरी चीज, रेलवे का पहला जोन, 18 जोन देखे, उसमें पहला जोन कौन सा था? सदर्न जोन। कब बनाया गया था? 1951। अगर पूछा जाएगा इंडियन रेलवे का लार्जेस्ट रेलवे जोन बताओ, नॉर्दर्न जोन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे जोन बताओ, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। पक्का? इतना अगर हो गया हो तो आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताओ कौन सा है? बेटा मैं बताना चाहूंगा, आपकी लूसेंट की बुक आउटडेटेड हो गई है। उसमें आज भी 2025 के एडिशन में भी गलत आंसर दिया हुआ है, जो कि आपने सुना होगा, गोरखपुर। गोरखपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, गलत। अपडेट कर लीजिएगा, हुबली जंक्शन। हुबली कहां आता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में, याद रखिएगा ये हुगली नहीं है, हुगली आपका कहां आता है? कोलकाता। ये क्या है? HUB वाला, हुबली। हुबली रेलवे स्टेशन आता है आपका कर्नाटक। आपका आज का क्वेश्चन है, ये भी आउटडेटेड है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम ही चेंज हो गया, ये आपका होमवर्क रहेगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? पक्का? हो सकता है हुबली ऑप्शन में ही ना हो, समथिंग स्वामी होना चाहिए, बस आप वो स्वामी का नाम देख लेना, स्वामी समथिंग है रेलवे स्टेशन। अब बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता भारत का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है या रेलवे जोन है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? नीलगिरी माउंटेन्स, लिख लीजिएगा। ये दो चीज रहने दीजिए, ये इस पे नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला यहां से लेके यहां तक मैं बाद में बताऊंगा, ये 4 चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बार आपके एग्जाम में पार्ट बन चुका है, क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम बताओ। ये है बेटा लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, मतलब हॉस्पिटल ही बना दिए, द हॉस्पिटल ऑन द व्हील्स। ठीक है, 1990-92 के आसपास चलाया गया था, बहुत पुराना है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबा फासला तय करती है, मतलब उसका रूट बहुत लंबा है, उस ट्रेन का नाम हो जाएगा बेटा विवेक एक्सप्रेस। इसका डिस्टेंस पता है कितना है? 4100 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब इससे लंबी कोई ट्रेन ही नहीं है। कहां से कहां चलती है? आसाम से तमिलनाडु। हाँ, मतलब आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डन। इसी के साथ आपका आज रेलवे पे पीएचडी करा दिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप लोग कई बार एग्जाम में जाते होंगे, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है और देखते हैं कि भैया ये पढ़े ही नहीं। बेटा ये ऐसे पढ़ना होता है। एक पेज में आप क्या कर लो, रेलवेज लिख लो और 3-4 बार पढ़ लो, आपका रेलवे खत्म। ऐसा एक एक टॉपिक करना है। जब आपकी तैयारी ऐसे बनेगी तभी आपकी एग्जाम क्लियर होगी। ये एकदम क्लियर है। आपको बेटा गवर्नमेंट की नौकरी लेना है, छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि वो ऐसा है। एक बात बताइए, साला पोस्ट रहती है 1000, फॉर्म भरते हैं 10 लाख लोग, 10 लाख में 1000 में आना है आपको। पोस्ट रहती है 800, फॉर्म भरते हैं 5 लाख लोग। रेलवे एनटीपीसी 2.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, 70,000 आपकी पोस्ट है, 50,000। तो आपको बेटा वो 70,000 में आने के लिए ऐसी पढ़ाई, इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आधे लोग लिखते लिखते थक के क्या सोचते, इसको कौन लिखेगा, जाने दो, बहुत लिख दिए, इसके अंदर से आया तो आया, नहीं तो बर्तन मांजेंगे, नहीं तो इधर होगा, ये होगा, वो होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एक्सेप्शनल पोस्ट चाहिए तो एक्सेप्शनल पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और एक और चीज बता रहा हूं, किसी के हाथ में बेटा सेकेंडरी प्लान मत रखना। लाइफ में एक ही बार पूरी मेहनत करके पटक के धर दो, ये चीज इसी के अंदर से आएगी, इसके बाहर जाने नहीं वाला, सिर्फ मेहनत बढ़ा लो। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ, ये वाली चीज अगर आप छापना चाहो तो छाप सकते हो। चलो एक काम करो, ये वाली एक और ये दो चीज कर लो। अब ये है क्या वो बता देता हूं। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा जो किसी को पता नहीं होगा। बेटा आपके रेलवे के डब्बे भी तो बनाए जाते हैं, उसकी फैक्ट्री भी तो होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मतलब ये एक फैक्ट्री है जहां पर बेटा लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के इंजन को कहा जाता है। ट्रेन के डब्बे यहां बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ये कौन से ट्रेन के डब्बे हैं जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन के डब्बे बनाए जाते हैं, इंजन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था ये भारत के किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। लिख लीजिएगा, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। एक आखिरी चीज, ट्रेन के डब्बे डीजल वाले भी तो होते हैं, तो डीजल वाले जो लोकोमोटिव्स हैं वो कहां बनते हैं? वाराणसी, यानी कि यूपी। बस ये दो चीज करो बस, इलेक्ट्रिक वाले और डीजल वाले। और अगर लिखना चाहो, आपकी इच्छा हो तो लिखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कोच मतलब ट्रेन का डब्बा। अब यहां पर अलग अलग तरह के मल्टीपल डब्बे बनते हैं, वो कहां बनाया जाता है? सी से कोच, सी से चेन्नई, ऐसे याद रख सकते हो। फैक्ट्री का नाम क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आपको बेटा वेस्ट बंगाल, इसका याद रखना बहुत आसान है, बताता हूं कैसे। अरे भाई, वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन दास नहीं थे? चित्तरं चित्तरंजन दास कौन थे? आपके सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, लिख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम चित्तरंजन दास। उनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी ज्ञान अगर देता था तो वो ये इंसान देता था। ये वकील थे, लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। अच्छा, पॉलिटी की क्लास आप सबने की है? कितने लोगों ने नहीं किया? नए लोगों ने नहीं किया। आपने किया है बेटा? नहीं, सिर्फ 2 लोगों ने किया है, आई थिंक, पीछे से 2। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये रेलवे का, क्या पता यही आ जाए। पॉलिटी यानी कि हमारे भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में रेलवे का जिक्र किया गया है? भारत में टोटल 12 शेड्यूल है। मैं बोल रहा हूं किस शेड्यूल में रेलवे मेंशन किया गया है, कौन बताएगा? ऑनलाइन आंसर बेटा, किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है? आपके पास 5 सेकेंड, शुरू करते हैं अब। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? स्टेट के नाम दिए गए हैं बस। बॉर्डर ऑर्डर दिया गया है। एक बात बताइए, 7th शेड्यूल आंसर है। 7th शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है? लिस्ट। अब हमारे संविधान में कितनी लिस्ट है? 3। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट में मतलब क्या है? अब ये लिस्ट में बेटा सरकार की पावर बताई गई है, कि मतलब केंद्र सरकार की पावर क्या क्या है। भाई रेलवे पे पूरा पूरा एक लौता अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये याद रखिएगा, सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है आपका रेलवे।
जैसे डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अल्कोहल, ये सब कुछ कौन से लिस्ट में आता है? सेंट्रल लिस्ट। फॉरेन अफेयर्स की जितनी भी चीज हो गई, मेजर पोर्ट्स, ये सब सेंट्रल लिस्ट का पार्ट हो गया। तो याद रखिएगा, इंडियन रेलवे किसका पार्ट है? 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। 7th शेड्यूल में भी किस लिस्ट में? सेंट्रल लिस्ट में। अगर क्वेश्चन पूछता पुलिस बताओ किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है, अगेन 7th लिस्ट में। पुलिस पे किसका कंट्रोल होगा? स्टेट का। हर एक राज्य की अपनी अपनी पुलिस। हॉस्पिटल अपने अपने राज्य का अपना अपना हॉस्पिटल। स्कूल अपने अपने स्कूल्स, है ना। स्कूल और एजुकेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट है। अगर किसी को कॉन्करेंट नहीं पता तो वर्ड ऑफ द डे सब लोग लिख लो, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है ये ऐसी लिस्ट है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके दोनों पावर्स शेयर करते हैं। एग्जांपल हो गया एजुकेशन। आपने देखा होगा, ये याद रखने का ऐसा रट्टा नहीं मारना है। कॉन्करेंट आपने देखा होगा, सीबीएसई भी होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है। सीबीएसई पे किसका कंट्रोल है? सेंटर का। स्टेट बोर्ड पे किसका कंट्रोल है? स्टेट्स का। पक्का। एजुकेशन के अलावा क्या आता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे अपना दोनों का कंट्रोल होता है। पक्का। तो ये ऐसे कुछ है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इतना डिटेल में अब नहीं जाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। पांचवा न्यूज और आज का आखिरी बड़ा वाला न्यूज, इसके बाद छोटे छोटे न्यूज है। क्वेश्चन पूछा गया, ये हमने पहले भी कर चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की तीसरी इंडिजीनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसका नाम क्या हो जाएगा? अरिधमन। एक काम करते हैं, शुरुआत की तीनों देख लेते हैं। भारत की पहली, ये है आपका क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, शायद लिखा ही है, ये है पहला। अरिहंत पहला है, अरिघात दूसरा है, अरिधमन तीसरा है, और चौथा हो जाएगा अरिसुदान। तो पूरे 4 के 4 लिख लो। भारत के पास सिर्फ 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये डिफेंस की न्यूज हो गई, सब कवर कर लिए। अच्छा, ये हम जितनी भी सबमरीन, सबमरीन के साथ आपका आईएनएस लगता है, ठीक है। आईएनएस अरिहंत, अरिघात, अरिधमन, अरिसुदान। और मैंने पहले ही बताया है, आपके एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ये अरिसुदान भारत का चौथा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। बताओ कौन से क्लास का है? अरिहंत क्लास। क्लास कैसे डिसाइड होता है? पहला जो शिप रहेगा, पहला जो सबमरीन रहेगा, उसी को क्लास घोषित करते हैं। तो अरिहंत क्लास के 4 के चारों सबमरीन है। अरिहंत का मतलब देख लीजिएगा, पहली शिप थी। अरिहंत का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ऐसा व्यक्ति जो आपके पूरे दुश्मनों को उड़ा दे। ये 4 की चारों जो सबमरीन है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है? एटीवी प्रोजेक्ट, एडवांस टेक वेजल। इसी के साथ आपका ये चौथा चीज खत्म होता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, आंसर क्या है? क्या हो जाएगा? अरिहंत गलत। आईएनएस चक्र। आपने लगता है न्यूज अच्छे से देखा नहीं। भारत का पहला इंडिजीनसली डेवलप्ड है। इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी, मतलब उनको हमने बनाए हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछेगा इंडिजीनसली डेवलप्ड, तो आंसर है अरिहंत। इंडिजीनस मतलब स्वदेशी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं थी। बिल्कुल थी, लेकिन वो विदेशी थी। हमने विदेश से लिया था। लिख लो रशिया। रशिया से हमने ये लिया हुआ था, देखो आईएनएस चक्र, लीज पे लिया था। लीज पे लिया हुआ हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन था, 2012 में लिया था। पक्का, लेकिन वो विदेशी था। देशी कौन सा बन गया? अरिहंत। यही होता है एग्जाम में जाके चारों खाने चित। एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके कंसेप्ट। हो गया। अब बात करते हैं, सारा चीज तो मैंने बता दिया, ये सारा चीज छोड़ दीजिए। अब इसमें एक अलग से मैं बताऊंगा, प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B क्या था बेटा? ये बहुत पुराना है, हालांकि एक एग्जाम में पूछा था इसलिए मैंने ला लिया। प्रोजेक्ट 15B से ना हमने 4 डिस्ट्रॉयर बनाया था। क्या बनाया था? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब क्या होता है? वॉरशिप। बस आपके एग्जाम में यही पूछेगा। प्रोजेक्ट 15B के तहत हमने क्या बनाया? वॉरशिप। लिख लो कितनी बनाई थी? 4। 4 वॉरशिप बनाई थी। वॉरशिप को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विध्वंसक। विध्वंसक, तो विध्वंस मचा देता था वो। अब मैं बताता हूं, आपके एक एफकेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था?
ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार ने वो प्रोजेक्ट चलाया था और उस प्रोजेक्ट में शिप बनाई गई थी और वो चारों के चारों शिप को या वॉरशिप का जो नाम था वो किसी सिटी के नाम पे रखा गया था। तो चार के चार जो हमारे वॉरशिप है ना वो सिटी को संबोधित किया गया है। चार के चारों सिटी के वॉरशिप के नाम लिख लो। विशाखापट्टनम पहला, फिर आपका है इम्फाल। इम्फाल किसका कैपिटल है? मणिपुर का। ये सब और हम क्या देख रहे हैं अभी तक? अच्छा, सबके नाम के पहले ना आईएनएस लगाना मत भूलना, ये सब शिप है। इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम, इंडियन नेवल शिप इम्फाल। तीसरा नाम आ जाएगा सूरत, और चौथा नाम आ जाएगा मोरमुगांव। मोरमुगांव, ये बेटा जो सिटी है ये आपके गोवा में आता है। चार के चारों सिटी आपको पता ही होगा, सूरत गुजरात में आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। क्लियर? मोरमुगांव सिटी है, कहां का? गोवा का। हो गया ये। आज प्रोजेक्ट हमने क्या देखा? 17, सॉरी 15B। अब आ जाते हैं, हमारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड का पहला देश जिसने एआई के ऊपर एक्ट पास किया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के ऊपर हमने पिछली बार क्या देखा था? वर्ल्ड का पहला देश जिसने 5G सिम पास किया था, सिम लागू किया था, लॉन्च किया था। 5G सर्विस देने वाला दुनिया का पहला देश। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष की कैटेगरी में विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज। कौन से देश से है? स्पेन। रनर अप कौन था? रनर अप मतलब दूसरा जो हार गया, नोवाक जोकोविच। ये रनर अप है, हाँ, ये हार गया। ये कौन से देश से है? सर्बिया। मैं देश इसलिए बता रहा हूं, सीधे देश का पूछ लेते किस देश का है। वुमेन्स की कैटेगरी में कौन जीती? एलेना साबालेंका, रिबाकीना। और रनर अप कौन है? एरेना साबालेंका। बेटा रनर अप भी लिखना मत भूलना, दोनों लिखना है, विजेता उपविजेता। एलेना कौन से देश की है? कजाकिस्तान। और ये साबालेंका कहां की है? बेलारूस। अगली बार मैं बता रहा हूं, लास्ट अगले हफ्ते जो मैं आऊंगा रविवार को, तब इसकी पूरी टेस्ट ले लूंगा। सब लोग रट्टा मार के रखना। याद कैसे रहेगा? चलो ट्रिक बताता हूं। कार्लोस कौन से देश का है, याद कैसे रहेगा बेटा? कार से एक्सीडेंट होता है, कार टक्कर मारेगी, क्या होगा? पेन होगा। तो क्या आ जाएगा? स्पेन। जोकोविच, जोकोविच भी याद रखना बहुत आसान है। नाम में क्या आ रहा है बेटा? जोक। वैसे तो ये मैंने याद रखा था। अब हमारे, मेरे को तो जोक सुनना भी बहुत पसंद है। मैं तो हमारे स्टूडेंट्स वहां जो रहते हैं उनको हमेशा टास्क देता हूं। मेरा जैसे पढ़ा के होता है, हर रोज लास्ट का 1 मिनट कोई बच्चा आएगा और जोक बताएगा। जोक मुझे सुनना भी पसंद है, सुनाना भी पसंद है। तो बस मैं ये बता रहा हूं, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी होती है। सर्दी से क्या याद आएगा? सर बी। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भी अपना तरीका है। कुल मिला के आप अपनी ट्रिक्स बनाओ और वो याद कर लो। पक्का? अगला, अच्छा हाँ, एक काम करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन था क्या? ग्रैंड स्लैम क्या था? ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सा खेल था? टेनिस। कौन सा खेल था? टेनिस। या इसका दूसरा नाम है लॉन टेनिस। सबने देखा होगा टेनिस, रैकेट से बॉल मार मार के खेलते हैं। पक्का? वो है, हाथ में बैडमिंटन होता है और उसको बॉल मार के खेलना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम कितने प्रकार के होते हैं? 4। चारों याद रखना है। अभी 2026 में सिर्फ एक हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखने का तरीका, अफवाह। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और ए या इसको यू लिख दो, यूएस ओपन। यूएस ओपन, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चार के चारों मैंने जैसा लिखा है ऐसे ही याद करना है। क्यों? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये जनवरी में होता है, ये मई जून में होता है, ये बाद में होगा, ये दिसंबर के आसपास होगा। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी यही है। अफ वाह। सबको हो गया याद? आपके पता है केबीसी में क्वेश्चन क्या पूछा था? 4 ग्रैंड स्लैम में ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसको घास के मैदान में खेला जाता है? आंसर है विंबलडन। कहां खेला जाता है? ग्रास कोर्ट। अब ये कोर्ट का मतलब क्या होता है?
टेनिस जिस मैदान में खेलते हैं उसको कोर्ट बोलते हैं, पक्का? ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां खेलते हैं? हार्ड कोर्ट। लास्ट वाला कहां खेलते हैं? हार्ड कोर्ट। याद रखिएगा, पहला और आखिरी कौन से कोर्ट में खेल रहे हैं? हार्ड। फ्रेंच ओपन कहां खेल रहे हैं? क्ले, मतलब मट्टी। चार के चारों मैदान के नाम लिख लो। विंग्स इंडिया 2026 कहां रखा गया था? हैदराबाद। विंग्स इंडिया क्या है? ये एक इवेंट है, ठीक है? और याद रखिएगा, ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। एविएशन मतलब एविएशन मतलब क्या होता है? उड़ान से रिलेटेड। अरे भैया, एयरप्लेन पता है क्या होता है? आपका प्लेन ऊपर उड़ता है, उसको एविएशन कहा जाता है। तो पूरे भारत का सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट, या पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट कहां रखा गया था? हैदराबाद। और इसी इवेंट में भारत का सबसे बेस्ट राज्य का अवार्ड उत्तराखंड को मिला है, सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन का सबसे बेस्ट अवार्ड किसको दिए? उत्तराखंड। एथलीट ऑफ द ईयर 2024। अब आप बोलोगे सर हम तो 2026 में आ गए, आप न्यूज कवर कर रहे हो 2024 का। भाई पूरे 2024 में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था उसको अवार्ड कब मिला? 2025 के अंत में। मतलब ये 1 2 3 4 महीने पुरानी ही न्यूज थी। एथलीट ऑफ द ईयर आपको पता होना चाहिए, नाम होगा उसका आर्मंड डुप्लेंटिस। ये डुप्लेंटिस कोई भूलेगा नहीं, बहुत फेमस प्लेयर था। आपने इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल हुआ था। आपने देखा है वॉल्ट पोल? क्या होता है वॉल्ट पोल? किसको पता है ये? नहीं पता? अरे ओलंपिक्स नहीं देखा किसी ने 2024 का? नो, ओलंपिक तो कोई नहीं देखता, लेकिन देखते हैं। वॉल्ट पोल बेटा आपने देखा है क्या? वो बांस का डंडा लेके आते हैं, ठक से करते हैं और उचक के ऊपर। तो ये बंदा, उसको वॉल्ट पोल बोलते हैं। कौन सा खेल है वो? पोल। पोल मतलब बांस। तो ये बंदे पता है फेमस क्यों हुआ था? इसकी स्टोरी बहुत गजब है। इनके देश की सरकार ने या ओलंपिक्स ने एक नियम रखा, बोला वॉल्ट पोल कोई गेम देखता ही नहीं है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको जो तोड़ेगा उसको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये बंदे ने क्या किया पता है? दिमाग लगाया। इसने सोचा यार अगर एक बारी में मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मान के चलते हैं 30 फीट का रिकॉर्ड है, अगर ये सीधा 40 फीट कर देगा तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा और इसको एक ही बार 1 करोड़ मिलेगा। तो ये बंदे ने क्या किया, 30 फीट का रिकॉर्ड था, 30 फीट 1 इंच, 30 फीट 2 इंच, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते गया, 1 1 करोड़ 1 1 करोड़ 1 1 करोड़ लेते गया। मुद्दा पैसे कमाने का नहीं था, मुद्दा था ये चीज हाईलाइट हो गई, न्यूज बन गई कि ये हर रोज तोड़ रहा है रिकॉर्ड। फिर क्या हुआ, ये भाई साहब न्यूज में कैसे आए? ओलंपिक में गए और अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और इसको, इसने इतना हाइट रखा उसकी, इसको खुद को यकीन नहीं हुआ, भाई साहब ने पूरा गोल्ड मेडल जीत गए। और पता है मुद्दा क्या था? डंडा ऊपर लेके गया और नीचे आते आते क्या हुआ? नीचे आते आते क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? सब बढ़िया? अरे नीचे आते आते क्या हुआ, नॉर्मल लैंड कर दिया ये। लैंड करने के बाद इसका वीडियो वायरल क्या हुआ पता है? इसने सबसे पहले दौड़ के गया और अपनी बंदी को हक कर लिया। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो आपको याद रखना है, फिलहाल ये डुप्लेंटिस, काफी देर तक इसकी हमने स्टोरी डिस्कस की है, याद रखिएगा एथलीट ऑफ द ईयर। पिछले हफ्ते में हमने सीईओ ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, देखा था। कौन मुझे बताएगा सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? बोला था मैं, यूट्यूब कौन से कलर का होता है? लाल। लाल को कोई कलर डालेंगे तो नीला हो जाएगा। आपने बोला था सर कौन सा कलर डालते हैं? मैंने बोला बेटा याद रख लेना, नील मोहन। याद रखिए, नील मोहन बेटा यूट्यूब का सीईओ है और इनको सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अच्छा, ये ऑफ द ईयर अवार्ड बांटता कौन है? टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन हर साल बहुत सारे पर्सन ऑफ द ईयर, हाँ चलो पर्सन ऑफ द ईयर भी तो बताया था। कौन मुझे बताएगा पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई। कोई इंसान नहीं है, ये एआई को डिक्लेयर कर दिया आर्किटेक्ट ऑफ एआई। लिख लीजिएगा पर्सन ऑफ द ईयर। आखिरी चीज, ये हो गया। आखिरी चीज है, पेट्रियट ऑफ द ईयर किसको मिला? पेट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। वर्ड ऑफ द डे अगर किसी को नहीं पता होगा तो, पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? मेलेनिया ट्रंप। पता होगा ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है।
इनको पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड बांटा गया है, देशभक्त ऑफ द ईयर। चलो अगला देख लेते हैं, ये हो गया ना। एम ट्रंप लिख लो, वाइफ ऑफ ट्रंप। नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 में किसको दिया गया है? उर्मिला सत्यनारायण, लिख लीजिएगा, नृत्य कला निधि अवार्ड। अच्छा, मतलब नृत्य मतलब डांस। आपका होमवर्क है, भारत में टोटल क्लासिक डांस 8 हैं, 8 के आठों ढूंढ के रख लो। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा क्लासिक डांस नहीं है। जैसे भरतनाट्यम है, जैसे मोहिनीअट्टम है, जैसे कुचिपुड़ी है, ये सारे लोग आपके क्लासिकल डांस में आता है। कौन सा डांस नहीं आता ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज अवार्ड किसने जीता है? एक ही नाम आपके सामने आ रहा है बेटा, मेजर स्वाति कुमार। मेजर स्वाति कुमार, बैक टू बैक अवार्ड हमने देख लिए। अवार्ड की बात की जा रही है। एक ही चीज बताऊंगा, पद्मा अवार्ड अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये बता देता हूं, पद्मा अवार्ड कितने टाइप के होते हैं? 3। पक्का? सबसे बड़ा पद्मा अवार्ड का नाम क्या है? पद्म विभूषण। फिर आता है पद्म, वी हटा दो, क्या बचा? भूषण और पद्म श्री। इस साल टोटल 131 पद्मा अवार्ड बांटा गया। क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। 5 बांटा गया पद्म विभूषण, 13 बांटा गया पद्म भूषण और 113 बांटा गया पद्मश्री। टोटल 131 हो गए। डिस्कस अगले हफ्ते कर लेंगे, पक्का? क्लियर? दोस्ती 17 ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ होती है। मतलब इंडिया और 2 अदर कंट्री। इसको कौन सी एक्सरसाइज बोलते हैं बेटा? ट्राइलेटरल। इंग्लिश के शब्द थोड़ा सीखते हुए चलो। ट्राई का मतलब 3, ट्राइलेटरल। अगर 2 देशों के बीच में होती तो बायलेटरल, बाय का मतलब होता है 2, बायलेटरल। कई बार आपने देखा होगा किसी कंट्री के बीच में होती ही नहीं है, आर्मी और नेवी वाले अंदर अंदर अपने इंडिया खुद कर लेता है, उसको यूनिलेटरल बोलते हैं। तो आज आपका थोड़ा सा वोकेबलरी इंप्रूव करो। यूनि का मतलब 1, बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, और अगर 20-25 देश एक साथ है तो उसको मल्टीलेटरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मल्टीलेटरल। हम बहुत सारी एक्सरसाइज देखेंगे हर हफ्ते। आज फिलहाल दोस्ती 17 याद कर लो। मालदीव्स के साथ एक एक्सरसाइज होती है एकूवेरीन, भूलना मत। अब अगर कोई ये सोच रहा होगा मैं तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं यार, ये कौन सा न्यूज चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी साल मेंस का क्वेश्चन था आपका सूर्य किरण एक्सरसाइज। ठीक है, 2025 में जो पूछा गया था। आंसर क्या था इसका? सूर्य किरण का नेपाल। एक एग्जाम में आपके, एक और बैंकिंग के एग्जाम, मेरे ख्याल से नाबार्ड, नाबार्ड 2021-22 का मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था, उसके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साडा तानसेक। मेरे को पहली बार ये पता चला था साडा तानसेक ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है? सऊदी अरब। लिख लीजिएगा, सऊदी अरब। पोंगल फेस्टिवल 4 दिन का फेस्टिवल है। कितने दिन का होता है? 4 दिन का। हर दिन अलग अलग नाम होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट डे जो होता है पोंगल का, उसे क्या कहा जाता है? भोगी पोंगल। अच्छा, आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पोंगल किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु। लिख लीजिएगा। पहले दिन को क्या बोलते हैं? भोगी। दूसरे दिन को क्या बोलते हैं? सूर्य। तीसरे दिन को क्या बोलते हैं? मट्टू। और चौथे दिन को क्या बोलते हैं? कानून। ये 4 के चारों मैंने लिख दिए हैं। ये कैटेगरी हो गई टफ। इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा? पोंगल किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु। पक्का? अच्छा, पता है मैंने ये ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया? एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे थे फेस्टिवल के ऊपर? हॉर्नबिल फेस्टिवल सबको पता है किस राज्य में मनाते हैं? नागालैंड। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा फेस्टिवल है जो दिसंबर में सेलिब्रेट होता है? आंसर था हॉर्नबिल। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मतलब फेस्टिवल जरूरी नहीं है राज्य के बारे में पूछे हमेशा, आपको यह भी पूछ लेगा किस महीने में मनाते हैं, उसके पहले दिन को क्या बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था? त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? आंसर क्या था? हॉर्नबिल। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल क्या है? एक बर्ड का नाम है, पंछी का, अगर ना पता हो तो। चलिए, इंडिया का पहला फुल स्टैक एआई पार्क, कुल मिला के आपको यही याद रखना है, इंडिया का पहला एआई पार्क तमिलनाडु ने स्टेब्लिश किया है। एआई पार्क डन। भारत की पहली एआई सिटी कौन सी थी? लखनऊ। लिख लेना।
भारत का पहला एआई स्कूल किसने खोला था? केरला। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी किसने खोली थी? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र। इतना लिख लो एआई से रिलेटेड, पूरा एआई एक साथ। राजस्थान ने अभी, राजस्थान का कौन सा जीआई प्रोडक्ट अश्वगंधा किसने दिया है? नागौर। राजस्थान के अंदर एक जिला है नागौर जिला, उसके अश्वगंधा को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये आपका क्वेश्चन है। जीआई प्रोडक्ट्स याद करना ही पड़ेगा। जीआई का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कौन से एक्ट से मिलता है? 1999। अगर किसी एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो कितने साल तक चलेगा एक्सपायरी डेट उसका? एक्सपायरी मतलब कितने साल तक क्लेम मिलता है जीआई टैग? 10 साल। 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग टी को, याद रखिएगा। भारत का पहला जीआई प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन दार्जिलिंग से मुझे याद आया। अगेन एक रेलवे की एग्जाम है। बेटा मेरा काम ही है फ्री टाइम में बैठे बैठे मैं दनादन 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 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक एग्जाम में रेलवे की पूछा गया था, और मेरे पास सब बुक है, मेरे पास बैंकिंग की भी बुक है, मेरे पास एसएससी की भी बुक है, मेरे पास रेलवेज की भी बुक है, मेरे पास सब तरह की बुक है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट था, मैं आपकी सीईटी ईटी आप जितनी भी एग्जाम देते हो सबका मैंने देख चुका है क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगर यहाँ कोई आईपी आपको कर रहा है, कोई आईपी मैट वगैरह, चलो ठीक है, फिलहाल क्लैट व्लैट सारे सब तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं देख रहा था। एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला सिटी बताइए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया था। दार्जिलिंग लिख लीजिएगा। दार्जिलिंग कब? 1897। ये था क्वेश्चन आपका। तो कभी भी बिना सर पैर के क्वेश्चन आते हैं जीके के अंदर, उसका कोई सर पैर नहीं है। ये किस बुक में लिखा होगा? किसी बुक में नहीं लिखा है, ना लूसेंट में लिखा है, ना हिस्ट्री की बुक में लिखा है, ना ज्योग्राफी की बुक में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। इसलिए आपको करंट अफेयर जब आता मैं बैकग्राउंड बताता हूं, अच्छे से कर लिया करो। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। पक्का? तो 2026 में थीम क्या था? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिख लीजिएगा, ये इस साल का थीम है। नेशनल हिंदी डे, ये वर्ल्ड है, ठीक है? नेशनल हिंदी डे लिख लीजिएगा। नेशनल हिंदी डे आपका रहता है 14 सितंबर को। अच्छा, वर्ल्ड हिंदी डे कैसे याद रहेगा? वर्ल्ड में 5, हिंदी में 5, टोटल 10 लेटर हो गए। वर्ल्ड में 5, हिंदी में 5। इस साल का वोटर्स डे का थीम ये है, माय माय इंडिया माय वोट। वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी। इस बार ना इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? वोट मतलब इलेक्शन। इलेक्शन को भारत में 2026 में पूरे 75 साल हो गए। भारत में पहली बार इलेक्शन 1951 में हुआ था, उसको 75 साल कब हो गए? 2026 में। तो इस साल का ये डेट याद रख लेना। वोटर्स डे का थीम क्या था? माय इंडिया माय वोट। चलो, प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है किस सिटी में? तिरुवनंतपुरम। किसका कैपिटल है? केरला। कुछ स्कीम्स मैंने नीचे लाया है, बैंकिंग वालों का फेवरेट टॉपिक, रेलवेज वालों का, एसएससी वालों का, सब एग्जाम का फेवरेट टॉपिक स्कीम होता है। स्कीम बिल्कुल मत छोड़ना। एक चीज और, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना घर बनाने के लिए पीएम आवास स्कीम 2-2 लाख रुपए बांट रहे हैं। वो स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। मोटो क्या था? 2022 तक सारे लोगों को अफोर्डेबल हाउस बना के देना। आपको पता है वो 2 लाख का अभी 4 लाख होने वाला है। अब जिन लोगों ने वो स्कीम को पहले 2 लाख नहीं लिया होगा, अब 4 लाख ले सकते हो थोड़े समय में। पीएम आवास स्कीम। मुद्रा स्कीम कब आई थी? 2015। पूर्वोदय स्कीम कब आई थी? 2024। पूर्वोदय स्कीम क्या है? ईस्टर्न इंडिया में स्टील की फैक्ट्री को बूस्ट करना, स्टील प्रोडक्शन को बूस्ट करना। ईस्ट इंडिया मतलब क्या हो गया है? बिहार भी ईस्ट इंडिया में आता है, उड़ीसा, ये सारे लोग। आयुष्मान भारत तो पता ही होगा, हेल्थ स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी? 2018 में। इसमें कितने लाख का हेल्थ कवर कवर होता है? 10 लाख। यानी अगर आपके इलाज में 10 लाख तक का अगर खर्चा आ रहा है वो सरकार पे करेगी। लेकिन उसके लिए आपको हेल्थ कार्ड बनाना पड़ेगा, आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनता है। किसी को नहीं पता कि भाई कैसे बनाया जाए, तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए अपने जिले के और वहां पर जाके बनवा लीजिए। हो गया? पचोरा मिसाइल किसने डेवलप किया है? अल्फा कंपनी का नाम है, अल्फा कंपनी। कहां की कंपनी है?
बेंगलुरु। देखो बेटा, कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है ऐसा, आपको पता है क्या बोलेगा? पिचोरा है वैसे ये। पिचोरा जो मिसाइल है, या ऐसा भी पूछ लेगा पिचोरा क्या है, गन है, बॉम्ब का नाम है, मिसाइल का नाम है, या रॉकेट है। तो आपको ये भी याद रखना है, इट इज अ मिसाइल, जिसको किसने डेवलप किया है? अल्फा कंपनी। डन। डीआरडीओ नहीं, अल्फा कंपनी। इसका नाम बहुत अलग ही है, अल्फा समथिंग प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है। इंडिया का पहला, ये तो हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। हाँ, ये है आपका आज का आखिरी न्यूज। यहां पूछा गया है महाराष्ट्र की पहली डेप्यूटी सीएम का नाम क्या हो जाएगा? सुनित्रा पवार। चलो एक काम कर लेते हैं, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में पूछा गया है मीरा कुमार, ये भारत की पहली महिला स्पीकर है लोकसभा की। सुमित्रा महाजन, ये सेकंड फीमेल स्पीकर है। आपको ये चीज याद रखनी है, भारत में आज तक केवल 2 महिलाएं लोकसभा की स्पीकर बनी है, दोनों आपके सामने। पक्का? वॉयलेट एल्वा नाम सुना है कभी कि नहीं? नहीं सुना होगा तो आज सुन लिया। राज्यसभा की पहली महिला डेप्यूटी चेयरमैन। अब आप बोले सर आपने चेयरमैन क्यों कवर नहीं कराया? भाई एक बात बताइए, महिला आज तक कोई उपराष्ट्रपति बनी ही नहीं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का आज तक महिला चेयरमैन बनी ही नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, डेप्यूटी चेयरमैन मैंने लिख दिया। इसी के साथ आपका आज का क्या खबर होता है? पूरा का पूरा करंट अफेयर। सब लोगों को अच्छे से पढ़ना है बेटा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।